जॉन क्रैमर नाम के एक बूढ़े आदमी को ब्रेन कैंसर है, इसलिए उसका ज्यादातर टाइम मेडिकल चेकअप्स कराने में और कैंसर सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग्स में बीतता है। कितने भी ट्रीटमेंट के बाद उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। उसके पास महज 1 साल या शायद उससे भी कम समय बचा था। डॉक्टर कहते हैं हमारी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही हैं। जॉन कहता है आप कोशिश करते रहो, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। डॉक्टर के ऑफिस से निकलकर जॉन एक जगह रुककर पानी पीने लगता है, जहां वो नोटिस करता है एक कस्टोडियन अपने पेशेंट की चीजें चुरा रहा है। अगले सीन में हमें उस कस्टोडियन को एक चेयर से बंधा हुआ देखते हैं और उसके हाथ और आंखों पर कुछ अजीब से इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे। तभी एक गहरी आवाज में कोई कहता है चलो गेम शुरू करते हैं। यहाँ पता चलता है जॉन एक बदनाम कातिल है जिसे लोग जिगसॉ नाम से जानते हैं, जो बुरे लोगों को ऐसे ट्रैप्स में फंसाता है और उनके जीने की चाहत को टेस्ट करता है। इस कस्टोडियन को 60 सेकंड्स में घड़ी की चाबी को 5 बार घुमाना है, वरना उसकी आंखों पर बंधे ये पाइप प्रेशर से उसकी आंखें निकाल लेंगे। जैसे ही 60 सेकंड स्टार्ट होती हैं और कस्टोडियन चाबी को घुमाने लगता है, हर बार चाबी के पूरा घूमने पर उसकी एक उंगली टूट जाती है। इस खौफनाक दर्द को सहते हुए वो चाबी भरता जाता है, मगर 60 सेकंड में 5 बार नहीं भर पाता, इसलिए उसकी दोनों आंखें पाइप्स के जरिए बाहर खींच ली जाती हैं। यहाँ सीन बदलता है और पता चलता है जॉन ये सब बस इमेजिन कर रहा था और कस्टोडियन का चोरी करने का मन भी बदल जाता है। 4 महीने बाद जॉन एक कैफे में हेनरी से मिलता है, वो भी उसी के साथ कैंसर सपोर्ट ग्रुप में था। उसे पता चलता है कि हेनरी का कैंसर ठीक हो चुका है, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के जरिए। बस उसके पेट पर एक बड़ा स्कार रह जाता है, मगर ये ट्रीटमेंट यूएसए में अवेलेबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी। लेकिन हेनरी जॉन को एक वेबसाइट बताता है जहां वो इस ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से रिसर्च कर सकता था। घर पहुंचते ही जॉन अलग अलग डॉक्टर्स के इंटरव्यूज देखता है, फिर हेनरी की बताई वेबसाइट ओपन करता है जहां एक डॉक्टर की बेटी सिसिलिया कहती है कि मेरे पिता गवर्नमेंट से छुप रहे हैं, मगर मैं अभी भी उनका शुरू किया हुआ कैंसर ट्रीटमेंट बरकरार रख रही हूँ। जॉन सिसिलिया को एक मेल डालता है और फिर उसे एक कॉल आती है जो जॉन को ट्रीटमेंट के लिए मैक्सिको बुलाते हैं। कुछ दिन बाद जॉन मैक्सिको पहुंचता है और एयरपोर्ट पर उसे पिक करने के लिए डिएगो नाम का ड्राइवर आता है, जो पहले जॉन को वहां के फेमस प्लेसेस दिखाता है और फिर शहर से दूर एक गांव में ले जाता है। तभी उनकी कार को एक वैन ब्लॉक कर देती है और कुछ मास्क लगाए हुए आदमी अपने हाथों में गन लेकर जॉन से उसका नाम पूछते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि यही जॉन है, वो उसे लेकर एक सीक्रेट फैसिलिटी में आते हैं जहां हाउसकीपर गैब्रिएला उसका वेलकम करती है और कुछ देर बाद जॉन को सिसिलिया मिलने आती है। वो कहती है कि आपको यहाँ पर ऐसे लाने के लिए मैं माफी चाहूंगी, पर ये हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है ताकि गवर्नमेंट के लोग हमें ना पकड़ लें। फिर वो जॉन को वहाँ की जगह दिखाने लगती है जहाँ वो केयर टेकर के बेटे कार्लोस, एनेस्थीसिया देने वाले मैटियो, नर्स वैलेंटिना और एक दूसरे पेशेंट पार्कर से मिलता है जिसका जस्ट अभी अभी ट्रीटमेंट हुआ था। वो जॉन को गुड लक विश करके वहां से चला जाता है। वैलेंटिना जॉन का ब्लड कलेक्ट करके कुछ रूटीन टेस्ट करती है। बाद में जॉन और सिसिलिया ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। सिसिलिया पूछती है वैसे आप करते क्या हो? जॉन कहता है पहले तो मैंने इंजीनियरिंग की थी, मगर फिर साइकोलॉजी पढ़ के मैं साइकोलॉजिस्ट बन गया। आधी रात के करीब जॉन को कुछ शोर सुनाई देता है। वो देखता है कि कार्लोस अपनी साइकिल ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जॉन जाकर उसकी मदद करता है और उन दोनों के बीच एक बड़ी प्यारी सी बॉन्डिंग हो जाती है। अगले दिन जॉन की सर्जरी होती है और क्योंकि वो लोग उसके ब्रेन की सर्जरी करेंगे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो पूरी तरह से सो जाए। इसलिए सर्जरी के दौरान बीच बीच में जॉन को होश आता रहेगा। जब उसे होश आता है, डॉक्टर उसे कहते हैं अपनी फिंगर्स हिलाकर देखो। जॉन आराम से हिला लेता है। दोबारा बेहोश होने से पहले जॉन एक स्क्रीन पर अपनी ब्रेन सर्जरी होते हुए देखता है। कुछ घंटों बाद जॉन को होश आता है और इस बार वो एक अलग लोकेशन पर था, जो कि एक हॉस्पिटल के पास है। सिसिलिया कहती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और आपको बस अब कुछ दिन तक ये मेडिसिन लेनी होगी। जॉन ये सुनकर बहुत रिलैक्स्ड होता है और कहता है कि कल सुबह मैं तुम्हें बची हुई आधी पेमेंट कर दूंगा। अगले कुछ दिन जॉन बहुत ही शांति के साथ जीता है। वो एक न्यू ट्रैप बनाता है, मगर फिर उस पेज को फाड़कर पीछे फेंक देता है। वो उन डॉक्टर्स की टीम से इतना खुश था कि उन्हें थैंक यू कहने के लिए
वो उनके लिए सबसे महंगी शराब खरीदता है। मगर जब वो उस फैसिलिटी में पहुंचता है, दरवाजा खुला पड़ा था और सभी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। और फिर जब वो ऑपरेशन रूम में पहुंचता है, वहां पर भी सब कुछ तहस नहस पड़ा था। वहां उसे एक डीवीडी मिलती है। जब वो उसे प्ले करता है तब उसे पता चलता है कि जिसे वो अपनी सर्जरी समझ रहा था वो तो महज एक वीडियो थी। जब जॉन का शक पूरा यकीन में बदल जाता है, वो अपनी बैंडेड हटा देता है और अब उसे पता चलता है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ तो एक स्कैम हुआ है। एकदम गुस्से में आकर जॉन उनसे बदला लेने का डिसाइड करता है। कुछ देर बाद डिएगो अपने कस्टमर को ड्रॉप कर रहा था, तभी जॉन उसके पीछे आकर उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर देता है। जब वो जागता है, वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसके हाथों पर टेप बांधकर 2 चाकू जैसे धारदार ऑब्जेक्ट लगा रखे थे। साथ ही उसकी बाजू पर थे 2 बॉम्ब। सबसे पहले वो अपनी रस्सियां काटता है और तभी उसे जॉन नजर आता है, जो कि एक शीशे के पीछे खड़ा था। जॉन डिएगो से बात करने की जगह उसके सामने एक रिकॉर्डर लटका देता है, जिसमें गेम के रूल्स बताए जाते हैं। जॉन को पता था कि डिएगो सर्जन बनने का नाटक कर रहा था, इसलिए अब उसे खुद की सर्जरी करनी होगी। उसे उन चाकुओं से उस बॉम्ब को अपने हाथ से हटाना था, इससे पहले कि वो फट जाए। मगर बॉम्ब को लोहे की चेन से बांधा हुआ था, इसका मतलब उसे अपने हाथ को ही काटना था। पहले तो डिएगो इधर उधर भागने लगता है, ये सोचकर कि उसे बाहर का रास्ता मिल जाए, मगर कोई रास्ता था ही नहीं। वो दर्द में चिल्लाते हुए उन चाकुओं को अपने हाथ में घुसा लेता है और जैसे तैसे अपने हाथ का मांस काट कर वो उन बॉम्ब्स को अपने हाथों से उतार देता है और तभी वो फट जाते हैं। इसके बाद जॉन डिएगो को इमरजेंसी एड दे देता है और कहता है, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद जॉन अपने एक डिटेक्टिव दोस्त को कॉल करता है ताकि बाकी के मेंबर्स की लोकेशन पता लगा सके। कुछ दिनों बाद वैलेंटीना एक पब में थी। वो एक आदमी के साथ उसकी कार के पास जाती है और फिर उससे अपने साथ रात बिताने के लिए पैसे मांगने लगती है। वो बंदा इस बात से नाराज हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था वैलेंटीना एक प्रोस्टिट्यूट है। अगले ही पल वो उसे फोर्सफुली अपनी कार में बिठा देता है, मगर इससे पहले वो वैलेंटीना का रेप करता कोई कार का शीशा तोड़कर उस आदमी को जान से मार देता है और फिर वैलेंटीना को अगवा कर लिया जाता है। दूसरी तरफ गैब्रिएला एक क्लिनिक में जाती है जहां मैटियो काम करता है। गैब्रिएला को ड्रग्स करने की आदत है, इसलिए यहाँ वो ड्रग्स लेने आई है। जब वो निकल जाती है, मैटियो को एक आवाज आती है, तभी कोई उसे पीछे से इलेक्ट्रिक करंट से बेहोश कर देता है। गैब्रिएला एक बार के वॉशरूम में जाकर अपने ड्रग्स लेने लगती है, जहाँ उसे किसी के पैरों की परछाई नजर आती है। जब वो उसे देखने के लिए बाहर निकलती है, एक अजीब सा मुखौटा पहने हुए आदमी उसे हिट करके बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ एक बहुत ही महंगे होटल में सिसिलिया एक बैग को पैसों से भर रही थी। वो बलीविया निकलने वाली थी अपने दूसरे शिकार के लिए। जब उसे एक आवाज आती है, वो अपने सिक्योरिटी कैमरास को देखने लगती है। तभी सिसिलिया की छत से ग्लास टूटकर नीचे गिरता है, इसलिए सिसिलिया डर के मारे वहां से भागने लगती है। मगर जब वो गैराज का गेट खोलती है, मुखौटा पहने वही मिस्टीरियस मैन उसके सामने खड़ा था। अगले ही पल जॉन सिसिलिया को उसके पीछे से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। वो मिस्टीरियस पर्सन भी अपना मास्क हटा देता है और उसके नीचे थी अमेंडा। वो भी पहले कभी जॉन की विक्टिम रही थी, मगर वो बच गई थी। अमेंडा को भी पहले नशे की लत थी, मगर जब जॉन ने उसके साथ ये गेम खेला, उसकी जिंदगी पूरी ही बदल गई और अब वो जॉन का साथ देती है उसके सभी कामों में। कुछ घंटों बाद सारे स्कैमर्स को होश आने लगता है। उन सभी को बांधा हुआ था। अमेंडा सिसिलिया की जैकेट और फोन ले लेती है और उन्हें टेबल पर रख देती है। फिर वहां जॉन आता है और सबको पूछता है कि मेरे साथ स्कैम क्यों किया। सिसिलिया कहती है कि हम सच में लोगों की मदद करते हैं, मगर तुम्हारी मदद हम नहीं कर सकते थे। मगर जॉन को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसने इन सब के बारे में अच्छी तरह से छानबीन कर रखी थी। सिसिलिया के सारे पेशेंट्स मर चुके हैं और उन्हीं के पैसों से वो इतनी अमीर हुई है। अब पहले गेम की बारी थी जो वैलेंटीना को खेलना था। उसका सर लोहे की बारीक रस्सियों में फंसा हुआ था। वो लोहे की रस्सी को अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश करती है, जिसमें उसके दोनों हाथ जख्मी हो जाते हैं। जॉन उसके पास एक बॉक्स ओपन करके रखता है। वो कहता है, तुम्हें इस बॉक्स में रखी आरी से अपने पैर को काटना होगा और फिर अपने बोन मैरो के सैंपल को एक मशीन में डालना होगा, तभी तुम्हारी गर्दन पर बंधी ये वायर्स डीएक्टिवेट होकर खुल जाएंगी, वरना टाइम के साथ तुम्हारे एक गले तक पहुंचकर तुम्हारी गर्दन काट देंगी। वैलेंटीना इतनी डर जाती है कि वो कुछ भी नहीं करती। तभी बाकी के प्रिजनर्स उसे मोटिवेट करते हैं कि जिंदा रहने का यही तरीका है। वैलेंटीना बॉक्स में रखी उस
शार्प वायर से चीखती चिल्लाती हुई अपना पैर काटने लगती है। अब सिर्फ 45 सेकंड रह गए थे। वैलेंटीना ने अपना पूरा पैर काट दिया था और उसे अब सैंपल ट्रांसफर करना था, लेकिन टाइम अप हो जाता है। उसकी गर्दन पर बंधी शार्प वायर्स उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। जॉन और अमेंडा अपने ऑफिस में बैठकर ये सब होते हुए देख रहे थे। वैलेंटीना के मरने के बाद जॉन कहता है, गैब्रिएला अब तुम्हारा नंबर है। अमेंडा को गैब्रिएला के बारे में बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ड्रग्स एडिक्ट कभी कभी कुछ घिनौने काम ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। लेकिन जॉन कहता है, हर कोई हर चीज अपनी मर्जी से करता है। जॉन कहता है, मेरे मरने के बाद तुम्हें ही ये काम संभालना है। अगले ही पल सिसिलिया का फोन बजने लगता है। वो सभी पूरी कोशिश करते हैं कि फोन को उठा सकें। सिसिलिया एक मेटल का टुकड़ा उठाकर मरी हुई वैलेंटीना का पेट चीरने लगती है और उसकी आंतड़ियों को रस्सी की तरह यूज करती है और उनके जरिए जहां फोन रखा था उस टेबल को अपने पास खींच लेती है। लेकिन जैसे ही वो कॉल मिलाकर किसी से बात करने की कोशिश करती है, अमेंडा उसे टीजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है और फोन वापस ले लेती है। इसके बाद अमेंडा को एक आदमी सिक्योरिटी कैमरा पर नजर आता है जो इस फैसिलिटी में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। ये था पार्कर, स्कैमर्स ने जिसे जॉन से पहले बेवकूफ बनाया था। ये गन लेकर अपने पैसे वापस लेने आया था। जब वो फैसिलिटी में आ जाता है, उसके सामने मुखौटा पहने एक पर्सन आता है। वो उसे तुरंत शूट कर देता है, मगर मुखौटे के पीछे थी वैलेंटीना की लाश। अमेंडा मौके का फायदा उठाकर पार्कर को एक बैट से हिट करके बेहोश कर देती है। जब पार्कर को होश आता है, वो एक चेयर से बंधा हुआ था। वो जॉन को कहता है, मेरे ऊपर जो जख्म का निशान है वो झूठा है। जॉन पार्कर को दिखाता है, मैंने सारे स्कैमर्स को पकड़ लिया है और मैं उन्हें अब सजा दे रहा हूँ। पार्कर कहता है, ये कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है। गैब्रिएला का नंबर होते हुए भी अमेंडा उसे स्किप करके मेटियो को पनिश करने लगती है। उसे टीजर गन से बेहोश करके अमेंडा गैब्रिएला को कहती है कि तुम तमीज से रहो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो। मेटियो को जब होश आता है, वो एक अजीब सी चेयर पर था। उसके सामने एक कैमरा था और तभी एक जिग्सो पपेट वहां आती है जो अपने साथ कुछ सर्जरी टूल्स और इंस्ट्रक्शंस लाती है। मेटियो को इलेक्ट्रिक करंट लगता है और उसे रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि उसे ब्रेन टिश्यू को ग्लास में रखी एंजाइम्स में डालना होगा और वो टिश्यू उस ग्लास में घुल जाएगा और फिर एक मशीन डोर खुलेगा जहां एक चाबी होगी जिससे मेटियो आजाद हो सकता है। लेकिन इन सब के लिए उसके पास सिर्फ 3 मिनट का समय है। शुरुआत में तो मेटियो खेलने से मना कर देता है, फिर तभी उसके कॉलर से उसे शॉक लगता है। सिसिलिया उसे याद दिलाती है कि तुम भी वैलेंटीना की तरह मारे जाओगे। इसके बाद मेटियो एक ड्रिल लेकर अपने सिर में छेद करने लगता है और कुछ ट्वीजर्स की मदद से अपने ब्रेन के सैंपल्स ग्लास में डालने लगता है। लेकिन अब सिर्फ 22 सेकंड बचे थे और ब्रेन सैंपल्स अभी तक सही से डिसॉल्व नहीं हो पाए थे। इसलिए मेटियो का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसे उसी पल मार देता है और बाकी सभी ये सब देखते रह जाते हैं। पार्कर को ये सब बहुत घिनौना लगता है। अमेंडा का भी दिल पसीजने लगता है। वो सोचती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, मगर जॉन उसे ये सब कंटिन्यू करने के लिए कहता है क्योंकि उसके बाद इसी को इसकी लेगेसी चलानी थी। रोते रोते अमेंडा जॉन के गले लग जाती है। जॉन कहता है कि पार्कर को आजाद कर दो। कुछ देर बाद जिग्सो पपेट गैब्रिएला के पास पहुंचती है, मगर वो उसका रिकॉर्डर उठाकर नीचे पटक कर तोड़ देती है इससे पहले कि उसमें से कोई आवाज आती। इसलिए जॉन स्पीकर के थ्रू गेम के रूल बताने लगता है। तभी एक चेन गैब्रिएला का एक हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही होती है और दूसरी चेन उसके एक पैर को पकड़कर नीचे खींच रही होती है। गैब्रिएला को अपना हाथ और पैर काटना होगा, वरना ये रेडिएशन मशीन उसे जिंदा जला देगी। हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी से गैब्रिएला अपना पैर तो आजाद कर लेती है, मगर उस मशीन की हीट से गैब्रिएला ऑलरेडी बहुत जल चुकी थी। मगर गैब्रिएला हार नहीं मानती और अपने हाथ पर उस कुल्हाड़ी को मारने लगती है और इसी तरह वो अपने आप को आजाद कर लेती है। जॉन अमेंडा को कहता है, गैब्रिएला को हॉस्पिटल ले जाओ। अगले ही पल पार्कर उन दोनों पर गन पॉइंट करके कहता है कि इन लोगों को आजाद करने वाली चाबी मुझे दे दो। इसके बाद वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं और पार्कर सिसिलिया से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि पार्कर हमेशा से सिसिलिया का एक साथी है। आजाद होने के बाद सिसिलिया अमेंडा को मारती है और जॉन के गले में उसी का बनाया हुआ ट्रैप डाला जाता है। जॉन कहता है कि गैब्रिएला का इलाज कराओ क्योंकि वो अपना गेम जीती है, मगर सिसिलिया उसके गले पर अपना पैर रखकर उसे जान से मार देती है। फिर ये लोग अमेंडा को भी चेन से बांध देते हैं। सिसिलिया कहती है कि मुझे मेरे इन साथियों से कोई लगाव नहीं है। जॉन पार्कर को कहता है सिसिलिया तुम्हें भी धोखा देगी, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी उन्हें बाहर से एक आवाज आती है। कार्लोस बाहर अपनी फुटबॉल से खेल रहा था। तभी सिसिलिया को एक आइडिया आता है।
है जॉन को सताने का। वो कार्लोस को अंदर लाकर जॉन के बनाए ही एक ट्रैप में बांध देती है। मौका मिलते ही जॉन सिसिलिया पर अटैक कर देता है, मगर उसे सिसिलिया को छोड़ना पड़ता है जब पार्कर कार्लोस को मारने की धमकी देता है। इसके बाद ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। जॉन कार्लोस को स्पेनिश में कहता है कि इस लीवर को मत खींचना। एक मशीन से इन दोनों के मुंह पर तेजी से ब्लड गिरने लगता है ताकि ये सांस न ले पाएं। तभी जॉन अपना लीवर खींच देता है और अब सिर्फ खून जॉन के ऊपर गिर रहा था। ऐसे कार्लोस की जान बच जाती है, मगर कार्लोस भी जॉन की मदद करना चाहता था, इसलिए वो भी लीवर खींच देता है, जिससे ब्लड वापस कार्लोस के ऊपर गिरने लगता है। इसके बाद जॉन फिर से लीवर को नीचे खींच देता है और उसे पकड़े रहता है ताकि कार्लोस जिंदा रह सके। जहां एक तरफ ये दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं सिसिलिया और पार्कर ऑफिस में से अपने पैसे ढूंढ रहे थे। तभी पार्कर को एक ख्याल आता है कि अगर ये ट्रैप सिसिलिया तुम्हारे लिए था तो दूसरी टेबल किसके लिए थी। अगले ही पल सिसिलिया को उसका बैग मिलता है पूरे पैसों के साथ, मगर उसके बैग उठाते ही 10 मिनट का टाइमर चलने लगता है और लाइट का कलर चेंज हो जाता है। साथ ही साथ दरवाजे लॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके बैग के पैसे नकली हैं और साथ ही साथ गन में गोलियां भी नहीं हैं। नीचे अमेंडा और जॉन बड़ी ही आसानी से अपने लॉक्स खोल लेते हैं और कार्लोस को भी इजीली बचा लेते हैं। यहाँ पता चलता है कि जॉन ने सारी प्लानिंग पहले से ही करी हुई थी, क्योंकि डिएगो ने पहले ही जॉन को सारे स्कैमर्स के नाम बता रखे थे। मगर जॉन किसी वजह से पार्कर को किडनैप नहीं कर पाया था, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया उसको यहाँ बुलाने के लिए। उन्होंने सिसिलिया के पास जानबूझकर फोन छोड़ा था ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके। तभी ऑफिस में एक रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है कि तुम दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा अगर जीना चाहते हो। अगले ही पल एक जहरीली गैस उनके रूम में छोड़ी जाती है जो उनकी स्किन जला देगी, मगर उनके पास सिर्फ एक ही वेंटिलेशन स्पॉट था जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन ले सकते थे और जिंदा रह सकते थे, मगर उन्हें 1 बाय 1 ऐसा करना होगा। लेकिन अगले ही पल वो दोनों बहुत सेल्फिश हो जाते हैं और कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना चाहते हैं। जॉन ने जैसा कहा था कि सिसिलिया तुम्हें धोखा देगी, सिसिलिया पार्कर को जान से मारकर उस वेंटिलेशन होल के थ्रू सांस लेने लगती है। सिसिलिया जॉन को सारे पैसे कार्लोस को देते हुए देखती है और वो तीनों सिसिलिया को उस ट्रैप में छोड़कर ही चले जाते हैं। कुछ दिन बाद यूएसए में हेनरी अपने आप को एक बाथरूम में बंधा हुआ पाता है और आज उसके पेट पर कोई सर्जरी का निशान नहीं है, क्योंकि इस स्कैम की शुरुआत हेनरी ने ही की थी। इसलिए जॉन हेनरी को सजा देने के लिए बिल्कुल तैयार है और इस बार डिटेक्टिव हॉफमैन उसका साथ दे रहा था, जो अमेंडा के बाद ये लेगेसी कंटिन्यू करेगा। अगर आपको फिल्म की समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।